तो आज हम भारत के एक ऐसे पूर्व प्रधानमंत्री की कहानी में थोड़ा गहराई से उतर रहे हैं जिन्हें अक्सर लोग उनकी चुप्पी के लिए याद करते हैं, हम्म। लेकिन जिनके कामों ने देश की दिशा ही बदल दी। पीवी नरसिम्हा राव। बिल्कुल। हमारे पास जो स्रोत सामग्री है, पीवी नरसिम्हा राव भारत के मूक सुधारक, वो हमें उनके जीवन और उनके जो बदलाव वो लाए उन्हें समझने में मदद करेगी। जी। हमारा मकसद है इस स्रोत के जरिए ये जानना कि कैसे एक व्यक्ति जिन्हें शायद कई लोग प्रधानमंत्री पद के लिए स्वाभाविक पसंद नहीं मानते थे, सही बात है। उन्होंने न सिर्फ 1991 के उस भयानक आर्थिक संकट का सामना किया, बल्कि भारत के भविष्य की नींव भी रखी। उन्हें साइलेंट रिफॉर्मर और इकोनॉमिक आर्किटेक्ट जैसे नाम क्यों दिए गए। तो चलिए इस एक तरह से अनकहे नायक की कहानी की परतें खोलते हैं। बिल्कुल। और देखिए, ये जानना बेहद जरूरी है कि हम किस दौर की बात कर रहे हैं। हाँ। स्रोत इस बात पर काफी जोर देता है कि 1991 का साल भारत के लिए कितना उथल पुथल वाला था। हाँ, वो तो था। एक तरफ राजीव गांधी की हत्या के बाद राजनीतिक अस्थिरता एकदम चरम पर थी, भविष्य अनिश्चित सा लग रहा था। दूसरी तरफ देश एक अभूतपूर्व आर्थिक संकट के बिल्कुल कगार पर खड़ा था। स्रोत हमें बताता है कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार वो खत्म होने वाला था। बिल्कुल वन था। कितना बचा था? सिर्फ 2 हफ्तों के आयात के लिए पैसा बचा था। सिर्फ 2 हफ्ते? अरे बाप रे, ये सुनने में ही कितना भयानक लगता है। हाँ। इसका मतलब तो ये हुआ कि देश अपनी जरूरी चीजें जैसे पेट्रोल है, दवाइयां हैं या खाने का तेल वो बाहर से मंगा नहीं सकता था, या अपने कर्ज नहीं चुका सकता था। मतलब एक तरह से देश दिवालिया होने की कगार पर था। हाँ, स्थिति वाकई बहुत गंभीर थी। स्रोत में उस समय के जो पॉलिसी मेकर्स थे उनकी घबराहट का भी जिक्र है। अच्छा, पूरी दुनिया में भारत की साख दांव पर लगी थी और इसी माहौल में नरसिम्हा राव ने प्रधानमंत्री पद संभाला। उनके सामने एक डबल चुनौती थी, एक तो राजनीतिक स्थिरता लाना और दूसरी डूबती हुई अर्थव्यवस्था को बचाना। ये समझना राव के कदमों के महत्व को जानने के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इस चुनौती को समझने के लिए पहले ये जानना जरूरी है कि इस संकट के क्षण से पहले पीवी नरसिम्हा राव थे कौन। स्रोत उनके शुरुआती जीवन के बारे में क्या बताता है? हाँ, तो स्रोत बताता है कि पामुलापर्ती वेंकट नरसिम्हा राव का जन्म 28 जून 1921 को हुआ था। आज का तेलंगाना है, उस समय हैदराबाद राज्य का वारंगल जिला था। अच्छा। दिलचस्प बात यह है कि उनका परिवार कोई बड़ा राजनीतिक या जमींदार घराना नहीं था, बल्कि उन्हें एक साधारण ग्रामीण पृष्ठभूमि का बताया गया है। लेकिन उनकी जो अकादमिक प्रतिभा थी वो असाधारण थी। स्रोत इस बात का उल्लेख करता है कि वे कई भाषाओं के ज्ञाता थे, शायद 10 से ज्यादा भाषाएं जानते थे। 10 से ज्यादा? कमाल है। हाँ, उन्होंने उस्मानिया विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया और फिर नागपुर विश्वविद्यालय से लॉ की डिग्री ली। अच्छा, लॉयर थे। जी। स्रोत में एक जगह ये भी जिक्र है कि छात्र जीवन से ही उनमें एक शांत लेकिन दृढ़ संकल्प दिखता था। वो घंटों पढ़ाई और सामाजिक कामों में लगे रहते थे, बिना किसी दिखावे के। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भी उन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई, खासकर हैदराबाद के निजाम के शासन के खिलाफ जो संघर्ष हुआ था उसमें। तो इतनी भाषाएं जानना, कानून की पढ़ाई, स्वतंत्रता संग्राम में भी हिस्सा लेना, ये सब तो एक बहुत ही मल्टी डायमेंशनल पर्सनालिटी लगती हैं। उनका राजनीतिक सफर कैसे शुरू हुआ और राष्ट्रीय पटल पर आने से पहले स्टेट लेवल पर उनकी क्या भूमिका रही? देखिए, आजादी के बाद वे स्वाभाविक रूप से कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। स्रोत के अनुसार वे धीरे धीरे आंध्र प्रदेश की राजनीति में अपनी जगह बनाते गए। 1957 में पहली बार विधायक बने और फिर राज्य सरकार में अलग अलग मंत्री पदों पर रहे। अच्छा। 1971 में वे अविभाजित आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। ये एक महत्वपूर्ण पड़ाव था उनके करियर में। मुख्यमंत्री? जी, मुख्यमंत्री के तौर पर उनका कार्यकाल 1971 से 1973 काफी अहम माना जाता है। स्रोत खास तौर पर उनके भूमि सुधार कार्यक्रमों पर प्रकाश डालता है। लैंड रिफॉर्म्स? हाँ, लैंड रिफॉर्म्स। उस समय आंध्र प्रदेश में जमींदारी का प्रभाव काफी ज्यादा था और भूमि सुधार लागू करना राजनीतिक रूप से बहुत मुश्किल काम था। हाँ, वो तो होता ही है। स्रोत बताता है कि राव ने बड़ी खामोशी और दृढ़ता से इन सुधारों को आगे बढ़ाया, जिससे काफी हद तक जमीन के मालिकाना हक में जो असमानता थी वो कम हुई।
हालांकि उन्हें इसका काफी विरोध भी झेलना पड़ा। जाहिर है। इसके अलावा उन्होंने शिक्षा और पिछड़े वर्गों के उत्थान पर भी ध्यान दिया। यानी राज्य स्तर पर उन्होंने काफी जटिल और कह सकते हैं विवादास्पद मुद्दों पर काम किया था। जी। क्या स्रोत ये बताता है कि उनके इस अनुभव ने या उनकी छवि ने उन्हें नेशनल पॉलिटिक्स में कैसे मदद की? हाँ, स्रोत ये इशारा करता है कि उनकी जो ईमानदार और बौद्धिक छवि थी, साथ ही मुश्किल मुद्दों को संभालने की उनकी जो क्षमता थी, उसने दिल्ली में पार्टी लीडरशिप का ध्यान खींचा। अच्छा। वे इंदिरा गांधी और बाद में राजीव गांधी के मंत्रिमंडल में भी रहे। होम, डिफेंस, विदेश ऐसे महत्वपूर्ण मंत्रालय उन्होंने संभाले थे। अरे बाप, ये तो बड़े मंत्रालय हैं। जी, उन्हें एक ऐसे नेता के तौर पर देखा जाता था जो लो प्रोफाइल रहते थे, गुटबाजी से दूर रहते थे और जिन्हें एडमिनिस्ट्रेशन की अच्छी समझ थी। शायद यही वजह थी कि 1991 की उन असाधारण परिस्थितियों में जब पार्टी के कई बड़े नेता चुनाव हार गए थे या उपलब्ध नहीं थे, तो वो एक आम सहमति के उम्मीदवार के रूप में उभरे। मतलब एक तरह से एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर कह सकते हैं। उन्हें एक तरह से संकट मोचक के रूप में देखा गया, पर शायद उस वक्त किसी को अंदाजा नहीं था कि वो कितने बड़े बदलाव लाने वाले हैं। और यहीं से कहानी सबसे दिलचस्प मोड़ लेती है। जैसा कि स्रोत भी कहता है, 1991 का साल, राजीव गांधी की हत्या, राजनीतिक अनिश्चितता और ये भयानक आर्थिक संकट। राव प्रधानमंत्री बनते हैं और वो भी एक अल्पमत सरकार के मुखिया, मतलब माइनॉरिटी गवर्नमेंट। उन पर दबाव की तो कल्पना करना भी मुश्किल है। स्रोत इस दबाव और उनकी शुरुआती प्रतिक्रिया के बारे में क्या बताता है? स्रोत उस समय के माहौल को अंधकारमय बताता है, एकदम डार्क। सरकार अल्पमत में थी, यानी किसी भी दिन गिर सकती थी। कभी भी। हाँ, पार्टी के अंदर भी कई खेमे थे और अर्थव्यवस्था तो बिल्कुल ढहने के कगार पर थी। ऐसी स्थिति में कोई भी बड़ा बोल्ड कदम उठाना लगभग नामुमकिन लगता था। सही बात। लेकिन राव ने यहाँ अपनी राजनीतिक कुशलता और वो जो शांत दृढ़ता थी ना, उसका परिचय दिया। स्रोत एक बहुत महत्वपूर्ण नियुक्ति का जिक्र करता है, डॉक्टर मनमोहन सिंह को वित्त मंत्री बनाना। हाँ, ये तो बहुत सुना है। इसे एक मास्टर स्ट्रोक माना जाता है। डॉक्टर सिंह एक जाने माने अर्थशास्त्री थे, पर पारंपरिक राजनेता नहीं थे। हाँ, वो तो प्रोफेसर थे। जी, राव ने उन्हें पूरी छूट दी कि वे अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए जरूरी कदम उठाएं, चाहे वे कितने भी अलोकप्रिय क्यों ना हो। और यहीं से आती है नई आर्थिक नीति 1991, जिसके बारे में हम आज भी इतनी बात करते हैं। स्रोत इन सुधारों को कैसे समझाता है? ये जो एलपीजी कहते हैं, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, इनका असल मतलब क्या था उस वक्त? बिल्कुल, स्रोत बताता है कि ये सिर्फ नीतियां नहीं थी, ये भारत की आर्थिक सोच में एक फंडामेंटल बदलाव था। अच्छा। पहला, उदारीकरण यानी लिबरलाइजेशन। इसका मतलब था लाइसेंस राज का खात्मा। पहले कोई भी इंडस्ट्री लगानी हो, व्यापार करना हो, तो ढेरों सरकारी परमिशंस चाहिए होती थी। हाँ, वो लाल फीताशाही जिसे कहते हैं। बिल्कुल, उससे भ्रष्टाचार भी होता था, देरी भी होती थी। तो इसे खत्म किया गया या बहुत कम कर दिया गया। ठीक है। दूसरा, निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन। इसका मतलब था कि जो सरकारी नियंत्रण वाले उद्योग थे, उनमें प्राइवेट कंपनियों की भागीदारी बढ़ाना या कुछ सरकारी कंपनियों को निजी हाथों में सौंपना। सोच ये थी कि इससे एफिशिएंसी बढ़ेगी। और तीसरा, वैश्वीकरण। वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन। इसका अर्थ था भारतीय अर्थव्यवस्था को दुनिया के लिए खोलना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की नियम आसान बनाना, विदेशी निवेश को आकर्षित करना। मतलब इंडिया ओपन फॉर बिजनेस वाला कॉन्सेप्ट। हाँ, एक तरह से वही। स्रोत कहता है कि ये कदम उठाने के लिए जबरदस्त राजनीतिक इच्छा शक्ति की जरूरत थी। वो तो होगी। राव को अपनी ही पार्टी के अंदर और बाहर दोनों जगह से भारी विरोध का सामना करना पड़ा। अच्छा, अपनी पार्टी से भी? जी हाँ, समाजवाद के पुराने नारे थे, स्वदेशी की भावना थी। इन सुधारों को विदेशी ताकतों के आगे झुकना या गरीब विरोधी तक बताया गया। ये जानना बड़ा दिलचस्प है कि इतना विरोध था, फिर राव और डॉक्टर सिंह ने लागू कैसे कर पाए, खासकर एक माइनॉरिटी गवर्नमेंट के साथ? क्या स्रोत उनकी स्टाइल, उनकी कार्यशैली पर कुछ बताता है? हाँ, स्रोत राव की कंसेंसस बिल्डिंग यानी आम सहमति बनाने की क्षमता की ओर इशारा करता है। अच्छा। वे सीधे टकराव से बचते थे, लेकिन अपने लक्ष्य पर बिल्कुल टिके रहते थे। बताया जाता है कि वे घंटों विपक्षी नेताओं और अपनी पार्टी के जो असहमत सदस्य थे, उनके साथ बैठकें करते थे। उन्हें समझाते थे कि ये बदलाव क्यों जरूरी हैं देश के लिए। मतलब बैकग्राउंड में काम करते थे ज्यादा? बिल्कुल, वे मीडिया में ज्यादा बयानबाजी नहीं करते थे, बल्कि पर्दे के पीछे काम करते थे।
स्रोत में एक जगह शायद ये भी कहा गया है कि उनकी वो जो राजनीति से संन्यास की घोषणा थी, जो उन्होंने चुनाव से ठीक पहले की थी, हाँ वो भी थी। उसने भी शायद उन्हें एक ऐसा नेता बना दिया था जिसके पास अब खोने को कुछ नहीं था और वे कड़े फैसले ले सकें। ये भी एक एंगल हो सकता है। उनकी मुख्य कार्यशैली ही शायद उनकी सबसे बड़ी ताकत थी उस समय। और इन सुधारों का असर क्या हुआ, मतलब नतीजे क्या रहे? स्रोत परिणामों के बारे में क्या कहता है? उन्हें इकोनॉमिक आर्किटेक्ट क्यों कहा जाता है? स्रोत बताता है कि शुरुआती कुछ वर्षों में थोड़ी मुश्किल हुई, लेकिन जल्द ही परिणाम दिखने लगे। अच्छा। विदेशी मुद्रा भंडार फिर से भरने लगा, महंगाई काबू में आई, विदेशी निवेश आने लगा जिससे नए उद्योग लगे, रोजगार पैदा हुए। स्रोत खास तौर पर भारतीय आईटी सेक्टर के अभूतपूर्व विकास का जिक्र करता है। हाँ, आईटी बूम। बिल्कुल, जिसकी नींव इन्हीं सुधारों के दौरान पड़ी। भारत की अर्थव्यवस्था धीरे धीरे पटरी पर लौटी और फिर दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक बन गई। जबरदस्त। इकोनॉमिक आर्किटेक्ट उन्हें इसीलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने न सिर्फ संकट को टाला, बल्कि भारत की अर्थव्यवस्था की पूरी संरचना ही बदल दी, उसे ग्लोबल इकोनॉमी के साथ जोड़ दिया। ये एक बहुत दूर तक जाने वाला बदलाव था। ये तो जबरदस्त है। लेकिन क्या राव का ध्यान सिर्फ अर्थव्यवस्था पर ही था या उन्होंने और भी कुछ किया? स्रोत उनके कार्यकाल के दूसरे पहलुओं जैसे विदेश नीति पर क्या कहता है? नहीं, उनका नजरिया काफी व्यापक था। स्रोत विदेश नीति में दो बड़े बदलावों का खास तौर पर जिक्र करता है। कौन से? पहला, लुक ईस्ट पॉलिसी। ये भारत की विदेश नीति में एक बड़ा शिफ्ट था। अच्छा, कैसे? पहले भारत का ध्यान ज्यादातर पश्चिम या फिर सोवियत संघ पर रहता था। राव ने महसूस किया कि पूरब और दक्षिण पूर्व एशिया के जो तेजी से बढ़ते देश हैं, जैसे आसियान देश, हाँ, सिंगापुर, मलेशिया वगैरह, बिल्कुल, उनके साथ आर्थिक और रणनीतिक संबंध बनाना भारत के हित में है। ये नीति आर्थिक सुधारों को सपोर्ट भी करती थी क्योंकि इससे भारतीय व्यापार के लिए नए बाजार खुले। सही बात है। इकोनॉमिक्स और फॉरेन पॉलिसी साथ साथ। जी। और दूसरा बड़ा कदम क्या था? दूसरा बड़ा कदम था इजराइल के साथ पूर्ण राजनयिक संबंध स्थापित करना। ओहो, ये तो बड़ा कदम था। हाँ, स्रोत बताता है कि ये उस समय एक बहुत ही संवेदनशील और साहसिक फैसला था। दशकों से भारत ने फिलिस्तीनी मुद्दे के कारण इजराइल से एक दूरी बनाए रखी थी। हाँ, वो तो था। लेकिन दुनिया बदल रही थी, सोवियत संघ टूट चुका था, खाड़ी युद्ध हुआ था, तो राव ने महसूस किया कि इजराइल के साथ संबंध बनाना भारत के रणनीतिक और तकनीकी हितों के लिए जरूरी है, खासकर डिफेंस और एग्रीकल्चर में। इस फैसले की भी देश के अंदर और मुस्लिम देशों में आलोचना हुई, लेकिन राव इस पर कायम रहे। मतलब अर्थव्यवस्था के साथ साथ उन्होंने दुनिया में भारत की जगह को भी नए सिरे से देखने की कोशिश की। क्या स्रोत उनके कार्यकाल के किसी और क्षेत्र पर भी कुछ बताता है? हाँ, स्रोत ये भी बताता है कि उन्होंने शिक्षा, दूरसंचार यानी टेलीकॉम और रक्षा आधुनिकीकरण जैसे क्षेत्रों में भी सुधारों की नींव रखी। टेलीकॉम, अच्छा, ये जो मोबाइल क्रांति हुई। हाँ, टेलीकॉम क्रांति, जिसका लाभ आज हम सब उठा रहे हैं, उसकी शुरुआत भी इसी दौर में हुई थी। एक और दिलचस्प बात जिसका स्रोत जिक्र करता है, वो है भारत के परमाणु कार्यक्रम को लेकर उनका रवैया। परमाणु कार्यक्रम? जी, बताया जाता है कि उन्होंने परमाणु परीक्षण की तैयारी लगभग पूरी कर ली थी, लेकिन शायद अंतर्राष्ट्रीय दबाव या कुछ और वजहों से आखिरी वक्त पर इसे टाल दिया गया। अच्छा। बाद में वाजपेयी सरकार ने इन्हीं तैयारियों के आधार पर 1998 में परीक्षण किए। ये दिखाता है कि वे राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर भी कितने सजग थे, भले ही उन्होंने इसका ढिंडोरा नहीं पीटा। तो एक तरफ आर्थिक सुधार, दूसरी तरफ विदेश नीति में बड़े बदलाव और साथ ही अन्य क्षेत्रों पर भी ध्यान। ये तो एक काफी कॉम्प्रिहेंसिव एजेंडा लगता है। फिर उनके राजनीतिक जीवन का अंत कैसे हुआ और उनकी विरासत को स्रोत कैसे देखता है? With this kind of a crowd and this kind of a heat, yes, the money was paid to the Honorable P.V. Narasimha Rao, the Prime Minister of India. People don't give human names to a scam, but if a human name is to be given to this scam, it is not a Harshad Mehta scam. It is a P.V. Narasimha Rao scam. हर्षद मेहता स्कैम 1992 में स्टॉक मार्केट में हर्षद मेहता घोटाला आया। इसमें बैंकिंग सिस्टम के लूप होल्स को इस्तेमाल करके करोड़ों रुपया सरकारी बैंकों के पैसे को शेयर मार्केट में लगाया गया और इसके बाद सेबी को और सशक्त बनाया गया और बैंकिंग सुधार लाए राव सरकार ने।
कश्मीर और पंजाब में शांति प्रयास। 1991 से 1996 के दौरान कश्मीर में आतंकवाद बहुत बढ़ चुका था। राव सरकार ने सेना को सशक्त किया और लोकतंत्र की बहाली के प्रयास करे। पंजाब में आतंकवाद भी इसी समय संपत्ति की ओर गया, जिसे राव सरकार की एक बड़ी उपलब्धि माना जाता है। दूसरी सबसे बड़ी घटना थी बाबरी मस्जिद का विध्वंस। 6 दिसंबर 1992 अयोध्या में बाबरी मस्जिद विध्वंस राव के शासनकाल की सबसे विवादास्पद और संवेदनशील घटना थी। 6 दिसंबर को अयोध्या में भीड़ ने बाबरी ढांचा गिरा दिया। इस घटना के बाद पूरे देश के अंदर दंगों का माहौल रहा। खासकर मुंबई के अंदर दंगों का रौद्र रूप देखने को मिला। राव के ऊपर यह आरोप लगे कि उन्होंने कार्रवाई करने में देरी कर दी, लेकिन उन्होंने बाद में कानूनी प्रक्रिया और सांप्रदायिक शांति पर जोर दिया। 1993 के बम धमाके, वैसे मैंने अभी आपको बताया, बाबरी मस्जिद के विध्वंस के बाद पूरे देश के दंगों का वो भयानक रूप देखा, लेकिन मुंबई में बहुत दंगे हुए। उसके बाद मुंबई में 1993 के अंदर 12 मार्च 1993 को मुंबई में सीरियल वार 13 बम धमाके हुए। इसमें सैकड़ों लोग मारे गए। यह भारत का सबसे बड़ा और पहला आतंकी हमला था जिसमें दाऊद इब्राहिम गैंग से जोड़ा गया। राव सरकार ने आतंकवाद के खिलाफ कड़े कानून टाडा को लागू किया और सुरक्षा एजेंसियों को मजबूत भी किया। 1991 से 1996 के बीच भारत ने जितनी तेजी से परिवर्तन देखा उतनी किसी और दशक में नहीं हुआ। आर्थिक सुधार, आईटी क्रांति, सामाजिक बदलाव, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का विस्तार, ये सब एक प्रधानमंत्री के कार्यकाल में संभव हुआ। पीवी नरसिम्हा राव का निधन 23 दिसंबर 2004 को दिल्ली में हुआ। हालांकि उन्हें दिल्ली में अंतिम संस्कार की अनुमति नहीं दी गई, लेकिन हैदराबाद में उनका स्मारक पीवी घाट बनाया गया, जहां आज भी लोग उन्हें याद करते हैं। आज उन्हें फादर ऑफ इंडियन रिफॉर्म्स भी कहा जाता है। उनकी नीतियों के कारण ही आज भारत यहां तक पहुंचा है।